साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि आपका यूनिट 7 का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे कि उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 61 की ओर। इससे पहले हम 60 प्रश्नों की आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। यूनिट 9 की भी वीडियो देख सकते हैं और यूनिट 10 की भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 61, पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि कितनी होती है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे छपेगा आपके एग्जाम में कि पृथ्वी के चारों ओर जो भू स्थिर उपग्रह गति करते हैं उनकी टाइमिंग कितनी होती है, घूर्णन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 100 मिनट, ऑप्शन सी है 48 घंटे या फिर ऑप्शन नंबर डी है 48 मिनट। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 24 घंटे उनकी घूर्णन अवधि होती है। ठीक है, मतलब कि एक चक्कर वो अपना 24 घंटे में लगा लेते हैं। देखिए तो पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन की अवधि 24 घंटे होती है। और एक बात आप याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक शब्द पर गौर कीजिएगा, वहाँ पर आपको तुल्यकालिक उपग्रह भी पूछा जा सकता है, भू स्थिर उपग्रह भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर प्राकृतिक शब्द दिया है तो उसका आंसर आपको चंद्रमा ही लगाना है। याद रखिएगा, बहुत बार लोग जल्दी में पढ़ करके और इस सरल से प्रश्न को कठिन मान करके गलत करके आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, कृत्रिम उपग्रह को किस ऊंचाई तक स्थापित किया जाता है, यानी कितनी ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 180 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी है 200 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम का अर्थ हमने आपको पहले ही बताया था आर्टिफिशियल, यानी कि जो मानवों के द्वारा उपग्रह बनाया गया है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया चंद्रमा क्या है, प्रकृति द्वारा हमको दिया गया है, तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। और आर्टिफिशियल उपग्रह आप जानते ही हैं, एजुसेट वगैरह, भास्कर वगैरह ये सब छोड़े जाते हैं जो वो अपने कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी बताते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। देखिए 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही क्यों स्थापित किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रहों को 200 किलोमीटर तक स्थापित किया जा सकता है। इस ऊंचाई पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है तो उपग्रह अधिक समय तक और कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, कम उपग्रह की वजह से कम जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उपग्रह आसानी से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और घुमा करके आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। और जो खोज वगैरह होती हैं, जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, आपको पता ही है आपके एमपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए हम जो बेस बना करके चल रहे हैं वो एमपीपीएससी प्री 2020 और एमपीपीएससी 2021 का भी बेस एक ही साथ में बना करके चल रहे हैं। एक साथ में आपके 3 एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। कौन सा सर, एमपीपीएससी प्री जो 2020 आपका 11 तारीख को आने वाला है, उसके बाद एमपीपीएससी प्री 2021 जो कि आपका अगस्त में आने वाला है, और साथ ही साथ में एमपीपीएससी मेंस जो कि आपका 2020 वाला होगा, उसके लिए भी जो अति लघु प्रश्न होते हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। अगर हम एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम आपके अति लघु वाले जो प्रश्न 3 नंबर वाले होते हैं उनको भी साथ ही साथ में क्लियर कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी है जॉन नेपियर या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, चार्ल्स बेबेज। अब आप कहेंगे सर चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर की खोज की थी, ये मतलब डिफरेंस इंजन की खोज कैसे की थी। तो देखिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। देखिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की खोज की। इसका कार्य जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना हुआ करता था। जी हाँ, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। फिर उसके बाद में दिमाग उसको और अपडेट किया और अपने दिमाग में और युक्ति लेकर के आए और कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, मुख्यतः उन्होंने स्टार्ट क्यों किया था, तो गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी को करने के लिए ही कंप्यूटर शुरू में बनाया गया था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज के बारे में तो आपको पता ही है, कंप्यूटर का इन्हें जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी है ज्वारी ऊर्जा। एक तरह से और आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अलग है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो 2 तरह से यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आंसर की बात करें तो आंसर ए है, इसका आंसर है ए, यानी कि डीजल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं।
देखिए, तो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं, ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो कि दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भूतापी ऊर्जा की बात करते हैं, मतलब पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसको आप दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद में। पवन ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सूर्य है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यहाँ पर नवीकरणीय नहीं, इसको अनवीकरणीय कर लीजिए। जब हम PDF अपलोड करेंगे तो हम इस एरर को सही कर देंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इंसान ही तो है ना, है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, और एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका डीजल है, पेट्रोल है, इन सबको अगर ये एक बार ख़त्म हो गए, कोयला है आपका, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में फिर लाखों वर्ष लगेंगे और दोबारा इनको बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोतों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर आपको अनवीकरणीय स्रोत कर लेना है। वैसे हमने आपको पूरा समझा दिया, आपके समझ में आ ही गया होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भी आपके मेंस में लिखने के लिए आता है 3 नंबर में, तो आप बड़ी आसानी से इस परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 65 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक शैक्षणिक उपग्रह है, यानी शिक्षा के लिए जिसको स्पेशली बनाया गया है? ऑप्शन ए है इनसेट, ऑप्शन बी है सत्यभामा सेट, ऑप्शन सी है कार्टोसेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए सही आंसर है बी, यानी कि जो सत्यभामा सेट है उसका मुख्यतः उपयोग क्या है? तो शैक्षणिक उपग्रह है, केवल शिक्षा के लिए बनाया गया है। देखिए किसने बनाया है ये भी आपको पूरी जानकारी आइए देते हैं। तो देखिए सत्यभामा सेट एक शैक्षणिक उपग्रह है, इसका निर्माण चेन्नई विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है आपको किसने बनाया है, तो चेन्नई विश्वविद्यालय के छात्रों ने सत्यभामा सेट का निर्माण किया है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य शिक्षा के क्षेत्र में नई जानकारी प्रदान करना इसका कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं, क्यों? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है कमजोर एंटीना के कारण, ऑप्शन बी है सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, ऑप्शन सी है सिग्नल हवा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। देखिए आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद में टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाते हैं और आपकी स्क्रीन पर मच्छर मच्छर से आने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए पृथ्वी घुमावदार है, 23.5 डिग्री जो है वो अक्ष पर झुकी हुई है। इस वजह से क्या होता है कि जो आपने उपग्रह ऊपर घूम रहे हैं तो वो एक निश्चित समय तक ही आपको सही सिग्नल दे पाते हैं। जैसे ही पृथ्वी के घूमने वाला क्षेत्र उनके सामने आता है तो सिग्नल क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से एक निश्चित दूरी जो होती है वहाँ तक आपको सही सिग्नल मिलते हैं और उसके बाद सिग्नल मिलना थोड़ा कम हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। तो रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो घुमावदार क्षेत्रों पर सिग्नल सही से नहीं पहुँच पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 67 है, एयर कंडीशनर्स को दीवारों पर ऊंची जगह लगाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। गर्म हवा जो है यहाँ पर है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। ऑप्शन बी है यह मार्ग अवरुद्ध ना कर सके इसलिए उसको ऊपर टांग देते हैं। ऑप्शन सी है यह कम शोर उत्पन्न करे इसलिए इसको ऊपर टांग देते हैं, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है। देखिए आपको ये भी पता होगा, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान पाए गए हैं उनमें क्या होता था, ऊपर झरोखा जरूर लगा हुआ होता था। झरोखा लगने से क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और हल्की चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, जिस वजह से वो क्या होता था, गर्म हवा उन झरोखों के माध्यम से जो है कमरे के बाहर निकल जाती थी और कमरा ठंडा बना रहा करता था, ठीक है। अब यही काम एयर कंडीशनर, अब क्या है अपन मतलब कि वैज्ञानिक बन गए हैं तो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ों से ही हम सीख रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एयर कंडीशनर बनाया और एयर कंडीशनर को हमेशा यही बोला कि आपको इसको ऊपर टांगना है। ऊपर टांगने से क्या होगा, जो ठंडी हवा एयर कंडीशनर निकालेगा वो भारी होने की वजह से नीचे आएगी और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपका कमरा जो है वो बिल्कुल ठंडा बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, GSLV D2 जो अभी हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? GSLV D2 आइए देखते हैं। रक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन बी है यातायात क्षेत्र से, ऑप्शन सी अन्वेषण क्षेत्र से, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से संबंधित है। चलिए आंसर की बात करते हैं।
सही आंसर है डी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों से संबंधित है आपका GSLV D2। तो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, कब प्रक्षेपित किया गया था, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं GSLV D2 के बारे में। देखिए, GSLV D2 को 8 मई 2003 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह रक्षा क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, अन्वेषण क्षेत्र के साथ साथ संचार क्षेत्र के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये अपनी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था, एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उपग्रह छोड़े जाते थे, जैसे सत्यभामा सेट हमने आपको बताया एजुकेशन के लिए छोड़ा गया था। अब ऐसे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं जो सारे काम सारे काम एक ही उपग्रह के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी का उदाहरण है आपका GSLV D2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम ये सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में क्यों दे रहे हैं। देखिए, कई चैनल पर आपने देखे होंगे कि वो 4 ऑप्शन रहता है और टिक करके आगे निकल जाते हैं। इसका आंसर यह है, टिक करके आगे निकल जाते हैं, वहीं बता देते हैं। लेकिन हम पूरी जानकारी आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए दे रहे हैं कि जब आप PDF डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए, एक बार वीडियो देखिए, एक बार PDF से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम क्लीन ऑल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दी है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता क्या है, मतलब ऐसी कौन सी सत्ता है जो कि गतिशील है और जीवित है, जिसकी वजह से बाकी की सारी चीज़ें जीवित हैं। ऑप्शन ए है मानव जनसंख्या, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है जंगली पशु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मशीनें। तो यहाँ से आप बिल्कुल आंसर लगा ही चुके होंगे कि किसकी वजह से पूरा का पूरा संचालन चल रहा है। अगर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। सही आंसर है वन। जी हाँ, वन जो है वो पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता है। ठीक है, क्या आप एक आंसर देंगे अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? बताइए। हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में कहीं ना कहीं हमने आपको बताया, ये साइंस वाली वीडियो में बताया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बी है, यानी वन है। चलिए बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता वन है। मानव जीवन के लिए वन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, पता ही आपको। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। कौन कौन से? तो वनों से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है, पहली बात। और वनों का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आपको पता है, जैसे पेड़ वगैरह सूख जाते हैं तो उनको काट करके हम ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वन नहीं होंगे तो ये सारी तीनों चीज़ें जो ऑप्शन और दिए हुए हैं ये सब बेकार हैं। इसीलिए वनों को पृथ्वी की गतिशील सत्ता कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। देखिए, पानी की कौन सी विशेषता पानी की बूंदों को गोली आकार देने के लिए उत्तरदायी है? आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आंसर तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वपातन। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कपूर वाला एग्जाम्पल हो गया। ऑप्शन बी है श्यानता, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोली आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को। देखिए, द्रव के अणुओं के मध्य में ससंजक बल पाया जाता है। आपको पता है द्रव के अणु पास पास होते हैं, एज कम्पेयर ठोसों के तो कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी द्रव के अणु पास पास होते हैं, और गैसों के तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं जो अणु होते हैं। ठीक है, तो द्रव के अणु जो होते हैं वो ससंजक बल की वजह से जुड़े हुए होते हैं, और उनका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई रबर की सतह की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता पाई जाती है वो जैसे रबर अगर आप तान देते हैं तो इस तरह उनका जो पृष्ठ होता है वो तनी हुई रबर की भांति कार्य करता है। इस वजह से इनमें संकुचित होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अगर आप रबर को तान करके छोड़ेंगे तो क्या होगी, रबर संकुचित हो जाएगी। तो यही वजह है कि इनमें क्या होता है, संकुचित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात यह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बहुत कम स्थान घेरने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि पानी की बूंदें गोल होती हैं। ठीक है, तो पानी की बूंदें जब ऊपर से नीचे आती रहती हैं तो क्या होता है कि उनका जो पृष्ठ होता है वो संकुचित होने का उनका मन यही रहता है, कम से कम क्षेत्रफल हम ग्रहण करें, और फिर क्या होता है, संकुचित होती चली जाती हैं पानी की बूंदें और गोल आकार ले लेती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि 2020 के साथ साथ में जो आपका अगस्त में 2021 एग्जाम आने वाला है उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। 2020 का प्री दे करके जब आप आएंगे तो एक नए सिरे से हम 2021 को स्टार्ट करेंगे, और पूरी डिटेल में आपको अभी जो हम 10-10 प्रश्न करा रहे हैं वहाँ पर आपको हम 20 से 25 प्रश्न देंगे, और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आपको हम इतिहास भी करवाएंगे, भूगोल भी करवाएंगे, मध्य प्रदेश की सारी चीज़ें करवाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सुबह की करंट अफेयर वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आज दी गई हैं। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी आज उसमें शामिल की गई है, और जो आपकी 12 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो आई है उसको भी देखना मत भूलिएगा, यूनिट 9 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।